आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, झंडा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले अधिक जानकारी की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है, ली गई है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है? तो भारतीय संसद को। ये भी आप याद रखें। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध शामिल है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य का जो संबंध है वो शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भाग 11 में है राज्य और संघ का संबंध। तो ये आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 1 से 4 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो 24 तिल्लियां होती है भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बट बात करिए आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जी हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और बात करेंगे आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? जी हाँ, रेगिस्तान मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान देश में स्थित है रेगिस्तान मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अफगानिस्तान की राजधानी की, तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। और बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो उड़ीसा के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? जी हाँ, उड़ीसा राज्य के साथ निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगती है उड़ीसा राज्य के सीमा से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना राज्य की सीमा जो है उड़ीसा राज्य की सीमा से नहीं लगती है। और बात करें पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ का और झारखंड राज्य का, तो ये तीनों राज्यों का सीमा जो है उड़ीसा राज्य की सीमा से लगती है। तो ये आप याद रखिए। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए या हमारा वीडियो पहली बार आप तक पहुंचा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा? जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा जो है निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का
विश्व में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में। और बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ये भी आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जी हाँ, छोटा नागपुर का जो पठार है निम्नलिखित में से वो कौन से शहर में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची शहर में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर का पठार जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। तो ये आप याद रखिए। साथियों, मैं आपको बताते चलूँ, आपको डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। तो पीडीएफ भी आप लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध जो है मौर्य वंश से है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस पुराण का जो संबंध है मौर्य वंश से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण का जो संबंध है मौर्य वंश से है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से वंश से है? तो मौर्य वंश से है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल को 1922 में मान्यता दी गई थी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो दारिउस प्रथम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, सैयद वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें खिज्र खां के शासनकाल का, तो 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां ने शासन किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 में। जी हाँ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी का कारखाना जो है आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग जो है ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो आर्थिक वृद्धि आमतौर पर किसके साथ होती है? जी हाँ, आर्थिक वृद्धि जो है निम्नलिखित में से आमतौर पर किसके साथ होती है? सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुद्रास्फीति के साथ होती है आर्थिक वृद्धि आमतौर पर। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों को काफी बार बता चुका हूँ। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा,
मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई, किसकी, नाबार्ड की। तो ये आप याद रखें। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में रेपो रेट की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ, भारत में रेपो रेट की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में रेपो रेट की घोषणा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो केंचुआ किस संघ से संबंधित है। जी हाँ, केंचुआ का जो संबंध है निम्नलिखित में से वो कौन से संघ से है, कौन से संघ से संबंधित है केंचुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एने लीडा से संबंधित है केंचुआ। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो अमीबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि अमीबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है सही लिखी गई है, कौन सी बातें सही बताई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक कोशिकीय है अमीबा। तो ये आप याद रखिएगा। तो अमीबा के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखी हुई है ये सही है कि एक कोशिकीय है अमीबा, और इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिए। बात करिए आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। जी हाँ, लाइसोसोम की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो क्रिश्चियन डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, जो मैं आपको कल के क्लास के वीडियो में बताया था। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या जो है श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लांगटा जो है ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए 26 नंबर प्रश्न का, तो शुद्ध एनिलीन निम्न में से कौन है। जी हाँ, शुद्ध एनिलीन जो है निम्न में से कौन है ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, रंगहीन तरल जो है शुद्ध एनिलीन है। और एनिलीन एक एरोमेटिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है C6H5NH2। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। बात कर ले अगला प्रश्न का, तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जी हाँ, दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना, ये दोनों जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कांच के रंग को पीला बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, कांच के रंग को पीला बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक साल्ट का उपयोग किया जाता है कांच के रंग को पीला बनाने के लिए। और बात करें अधिक जानकारी की, तो कांच को हरा बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करिए आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र डैश है। जी हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करिए 30 नंबर प्रश्न का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब की अगर बात किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और बात करें इसका रासायनिक नाम का, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो लेंस की शक्ति को
किस में मापा जाता है? जी हाँ, लेंस की शक्ति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की शक्ति को। और बात करें लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 32 नंबर प्रश्न का, तो कंपन गति निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? जी हाँ, कंपन गति जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायलिन के तार की गति का जो है कंपन गति जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वायलिन के तार की गति का। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो बल और वेग के गुणनफल को डैश कहते हैं। जी हाँ, बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं बल और वेग के गुणनफल को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर ले शक्ति का, तो शक्ति जो है एक अदिश राशि है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक्ति जो है, तो शक्ति जो है एक अदिश राशि है। बात करिए 34 नंबर प्रश्न का, तो केपलर का द्वितीय नियम किसका परिणाम है? जी हाँ, केपलर का द्वितीय नियम जो है यानी दूसरा नियम जो है निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोणीय संवेग के संरक्षण का परिणाम है केपलर का द्वितीय नियम। और केपलर ने भूमंडलीय गति के नियम को प्रतिपादित किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमंडलीय गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया? तो केपलर ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो एक विद्युत सेल डैश रूपांतरित करता है? जी हाँ, एक विद्युत सेल जो है निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित करता है किसमें? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है एक विद्युत सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डियर साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।